आदाब नाजरीन, मुंसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम करियर की ख़ास पेशकश नीट में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनिस अनवर। दोस्तों, नीट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी उलझने हैं। काफ़ी लोग पहले तो स्टार्टिंग में उसका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाते हैं, और अगर क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद एक नई और उलझनें शुरू हो जाती हैं और सीट और हर चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। मुंसिफ टीवी की कोशिश रहती है कि आपके लिए हर उस सवाल का जवाब दिया जाए जो नीट से मुताल्लिक आपके दिमाग में चल रहा है, और इसको लेकर हमें लगता है कि हमारे पास एक ऐसी ख़ास शख्सियत हैं जिनका तारुफ हम आपसे और कई प्रोग्राम में करा चुके हैं। नीट को लेकर हमेशा हम उनसे कई सारे सवालात और जवाब लेते रहते हैं। हमारे साथ एक बार फिर हमारे ख़ास मेहमान जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब हैं। जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब जो हैं वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मेडिकल काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं। तो आप इस लफ्ज़ से समझ सकते हैं कि उनको हम बार बार क्यों जहमत देते रहते हैं और क्यों आप लोगों के सवाल जितने भी आते हैं हम कोशिश करते हैं कि हर सवाल हमारे इस प्रोग्राम में कवर हो जाए। तो आज जो हमारा ख़ास टॉपिक है वो ESI को लेकर है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है। तो सबसे पहले जनाब अब्दुल रब आरिफ साहब यही बता दीजिए कि ESI आखिर ये बला क्या है, क्या चीज़ है ESI? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं आप मुंसिफ टीवी और इसकी मुकम्मल टीम का जो है ना फिर से शाकिर और ममनून हूँ कि आप लोग मुझे मदऊ किया। देखिए, दरअसल अनवर साहब, ये ESI जो है ना, ये दरअसल जो है ना एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। मैं इस बारे में इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसका रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो मुझे डिपार्टमेंट के बारे में सारी मालूमात हैं जी। तो ये सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन नाम कारपोरेशन दिया गया है, पर काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। अच्छा। और सारी जो है ना एट पार सेंट्रल गवर्नमेंट चलता है, लेकिन एक ऑटोनॉमस जो है ना उनको काम करने का मौका दिया गया है। तो इसके तहत जो है ना जितने भी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम कहते हैं, लेबर हो या वर्कर हो या जितने भी यानी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं या डेली वेजेस से एम्प्लॉयड हैं, वो इसमें कवर होते हैं। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें 10 आदमी अगर कवर यानी काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर कर लेते हैं। यानी कि वो अंडर लेबर लॉ आ जाता है। अंदर लेबर लॉ आ जाता है। तो उसको जो है ना हम एक कोड नंबर इशू करते हैं, एम्प्लॉयर कोड कहते हैं उसको, और उसके तहत जितने भी लोग काम करते हैं जिनकी सैलरी या मंथली जो है ना वेज या इनकम जो है ना 21,000 से कम हो, वो ऑटोमेटिकली ESI में कवर हो जाते हैं। और उनको हम कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन अंडर ESI कारपोरेशन। तो इंश्योर्ड पर्सन का शॉर्ट फॉर्म है IP। तो अभी आपने जैसे कहा कि लोग जो है ना बड़े कंफ्यूज हैं ESI को लेके, तो अब डिटेल तो बहुत बड़ा है इसका बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो तारुफ मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके तहत हम जो है ना कई बेनिफिट देते हैं IP को यानी इंश्योर्ड पर्सन को, और उसके जो है ना लीगल डिपेंडेंट्स को, जिसमें जो है ना 5 जो है ना मेन बेनिफिट्स हैं, जैसे सिकनेस है, एक्सीडेंट सिकनेस है, मैटरनिटी है, परमानेंट डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट बेनिफिट है। तो ये इंशाल्लाह कभी जो है ना स्कीम के बारे में जब बात होगी तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में जाएंगे। अभी आज जो हमारा यानी सब्जेक्ट है वो नीट से ताल्लुक से बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ESI में जो है ना कुछ साल से हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं, तो उसके ताल्लुक से जो है ना आज हम बात करने के लिए बैठे हैं। तो अब आपने बताया कि ESI के मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं, तो अब ये ESI के मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं जिनमें वो एडमिशन ले सकें आराम से? देखिए, हमारे पास ऑफिशियल यानी मतलब जो मेडिकल कॉलेज हम चला रहे हैं ESI के तहत चला रहे हैं वो तो 6 हैं, जिसमें हमारे हैदराबाद में एक है, फरीदाबाद में है, चेन्नई में है, और बेंगलुरु में जो है वो तो जो है ना PG सेंटर है, PG सेंटर और रिसर्च सेंटर भी है PG के साथ साथ। तो अच्छा, कुछ मतलब ये ऑल ओवर इंडिया में 6 हैं, जिसमें एक हैदराबाद का भी हिस्सा है। जी हाँ, हैदराबाद सनत नगर में हमारी जो हॉस्पिटल है ना उसी में मेडिकल कॉलेज भी है। और इससे हटके भी हम 1-2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ESI का कोटा हम लोग जो है ना लिए हुए हैं, जिसको हम गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट को हम पेमेंट देते हैं। देखिए, तो हमारे जो इंश्योर्ड पर्सन के जो वार्ड्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके एडमिशन के लिए, क्योंकि अभी हमारी वहाँ कॉलेज ओपन नहीं हुई है, तो वो 1-2 कॉलेज वो भी हैं हमारे पास। तो इस एतबार से जो है ना 8-9 कॉलेज हमारे फंक्शन कर रहे हैं। तो उसमें जो है ना यानी MBBS और एक कॉलेज है गुलबर्गा में, उसमें BDS का भी जो है ना हमने ओपन किया है। वो तो BDS वहाँ पर एडमिशन होते हैं।
तो इसमें ये कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, किसको एडमिशन मिलता है इन कॉलेजेस में? जी देखिए, ये दरअसल कॉलेज में जो है ना 2 किस्म के एडमिशन होते हैं जी, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इंश्योर्ड पर्सन जो हमारा होता है, मतलब जो किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है और उसको जो है ना ईएसआई कवर किया है और इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस नंबर अलॉट किया है और उसको एक आईडी कार्ड दिया है, जैसे हमारे पास आईडी कार्ड होते हैं ना पहचान के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। तो उसका नाम हमने दिया है कि पहचान पत्र। तो ये पहचान पत्र जिसके पास है और जो ईएसआई में कवर्ड है, उनके बच्चों के लिए हमारी हर कॉलेज में 50% कोटा हमने रिजर्व किया हुआ है। तो क्या इसे लेबर कार्ड भी कह सकते हैं? लेबर कार्ड नहीं, क्योंकि हम लेबर नहीं कहते ना, उनको हम इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, लेबर के मतलब अलग हो जाते हैं जी। आता लेबर डिपार्टमेंट के तहत बिल्कुल, है, हाँ। लेकिन हमारा जो ईएसआई है वो इंश्योरेंस के तहत आता है, तो जिसके तहत जो है ना इंश्योर्ड पर्सन जो होता है वो इंश्योर्ड होता है, तो इसीलिए हम उसको जो है ना इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं, लेबर नहीं कहते हैं। ओके, तो इंश्योर्ड पर्सन को जो है ना एक कार्ड इशू किया जाता है जो ईएसआई का आईडी कार्ड है और उसको हमने नाम दिया है पहचान पत्र। हमने नाम दिया है पहचान पत्र। तो इस एतबार से जो है ना वो यानी जिसके पास यानी कोई कैंडिडेट अगर आईपी का वार्ड है, वार्ड के मतलब यानी उनका लड़का हो या लड़की हो जिसको हम कहते हैं ना, तो उनको जो है ना हमने कम से कम मार्क्स में ईएसआई में एमबीबीएस सीट मिलने के लिए एक प्रावधान हमने क्रिएट किया है। तो उसके तहत जो है ना हमारी जितनी भी कॉलेज की सीट होती हैं तो उसमें से जो है ना 50% हमने इन लोगों के लिए रिजर्व कर रखा है। तो अब इसके लिए उनको जो है ना आगे जो वो करने होते हैं वो इंशाल्लाह जो है ना भी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये असल में आईपी का अर्थ तो आपने बता दिया कि इंश्योर्ड पर्सन, तो ये वार्ड ऑफ आईपी कोटा क्या है? और इसमें मतलब अब जैसे आपने बताया कि 50% है, तो ऑल ओवर इंडिया में हम 9 कॉलेज मान लेते हैं टोटल, तो इसमें कितनी सीटें होंगी? 37 सीट्स हैं हाँ। एमबीबीएस में और बीडीएस में 28 सीट्स हैं आईपी कोटा के लिए। ये 50% है, 50% आईपी कोटा के लिए हाँ। है ये। तो लेकिन होता ये है कि हमारे पास लोगों को जो है ना जानकारी पूरी नहीं होने की वजह से इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए दरअसल हर ईएसआई में जो क्या ईएसआई जो स्कीम हमारी चलती है, तो इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जब तक हम स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेते हमारी स्कीम को हम वहाँ पर वो एरिया में इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। तो दोनों का जो है ना बराबर का हिस्सा होता है ईएसआई का उसका। तो कॉलेज में भी हमने क्या किया है कि 2 किस्म के जो है ना कोटा बनाए रखे हैं। एक है इंश्योर्ड पर्सन, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, यानी इंश्योर्ड पर्सन के जो बच्चे हैं जो नीट क्वालिफाई हुए हैं, जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उन लोगों को जो है ना हम एडमिशन मेडिकल के तहत देते हैं। और 50% जो सीट्स हैं वो हम हर स्टेट की यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है उसको दे दिए हैं। तो वो जो है ना जनरल कैंडिडेट से भरेगा, वो यूनिवर्सिटी भरेगी जनरल काउंसलिंग में। ओके, अभी फॉर एग्जांपल जो है ना हमारा नीट का एग्जाम हो गया, नीट का एग्जाम होने के बाद में जो है ना अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो पहले की आएगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ऑल इंडिया रैंक बनेगा। ऑल इंडिया रैंक बनने के बाद में ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने के एक फेज के बाद में हर स्टेट जो है ना अपनी अपनी स्टेट की काउंसलिंग शुरू करेगा उनके कॉलेजेस की। उस कॉलेज में ईएसआई का भी जो है ना 50% दखल रहेगा। आप जनरल कैंडिडेट जो होते हैं फॉर एग्जांपल यानी हमारे बच्चे हैं समझिए, अच्छा हम एम्प्लॉय थे लेकिन हमारे बच्चों को जो है ना ईएसआई वार्ड में आईपी वार्ड में नहीं आते हम, यानी आईपी इंश्योर्ड पर्सन। ये रिजर्वेशन एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर इंश्योर्ड पर्सन है, एम्प्लॉयज के लिए भी नहीं। जिनकी सैलरी 21,000 हो, 21,000 हो और उनका ऑर्गेनाइजेशन ईएसआई में कवर्ड हो। ओके, कुछ सीजनल फैक्ट्रीज हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, तो वो एक अलग बहुत वो भी बड़ी तवील जो है ना स्कीम के मालूमात हैं जो बहुत टाइम लेते हैं, तो उसकी तरफ हम पूरा नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो है ना नीट में जो बच्चों को यानी बेनिफिट्स मिलने हैं, जो रिजर्वेशन मिलना है, उसी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ईएसआई के जो कॉलेजेस हैं इसमें 50% अब कोटा हो गया ईएसआई के बच्चों के लिए, जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके बच्चों के लिए। अब जो 50% होगी वो जनरल से फिल होगी, तो इन जनरल के लिए क्या शरायत है? हाँ, जनरल के लिए शरायत ये है कि वो कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लेवल के जो मार्क्स लाते हैं उनको जो है ना 50%, अब जैसा मिसाल के तौर पर सनत नगर मेडिकल कॉलेज हमारा है, सनत नगर मेडिकल कॉलेज में जो है ना 50 सीट्स, टोटल 100 सीट्स की कॉलेज है ये। तो उसमें जो है ना 50 सीट्स हमने आईपी वार्ड के लिए जो है ना रिजर्व कर दिया है। अब जो 50 सीट्स हमारे पास बचे हुए हैं उस 50 सीट्स में हम KNRUHS की काउंसलिंग के थ्रू बच्चों को जो है ना एडमिशन देते हैं। तो इसमें जो है ना जनरल काउंसलिंग से हटके थोड़ा सा जो है ना जो थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि हम जो है ना एक एक्सक्लूसिव बॉन्ड लेते हैं इनसे, किससे? बच्चों से। क्या कि 5 साल MBBS करने के बाद
इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ईएसआई में 1 साल के लिए जो है ना काम करेंगे। फ्री में नहीं करेंगे, इनको सैलरी उसके बदले डॉक्टर के बराबर की सैलरी मिलेगी। जो डीएमओ की जो सैलरी होती है ना, ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की, वो सैलरी पे जो है ना वो काम करेंगे। अब उसमें एक और भी जो है ना हमने बेनिफिट उनको ये दे रखा है कि फर्ज कीजिए आप नहीं करना चाहते हैं ईएसआई में, तो आप जो है ना 5 लाख जो बॉन्ड दिए हैं ना उसका पेमेंट अगर आप पेनाल्टी दे देते हैं ईएसआई को, तो आपको वहाँ से रिलीज मिल जाएगा। ओके। तो आप जो है ना फिर बाहर निकल के अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप आज़ाद हैं। जब रिलीज ले लिए तो आप आज़ाद हैं। लेकिन बेहतर ये है कि बच्चे जो है ना अगर वहाँ पर काम करते हैं तो देखिए कई कॉलेजेस में बच्चे एमबीबीएस पास करने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ड्यूटी ढूंढते हुए जो है ना रोडों की खाक छानते रहते हैं। और यहाँ पर आपको बुलाकर दिया जा रहा है तो उसमें आपका एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा, आपको जो है ना क्लिनिकल नॉलेज वो इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, और फिर इस बीच जो है आपको 1 साल के लिए सैलरी भी मिल रही है। और फिर ऐसे ये भी फायदा होता है क्योंकि अक्सर जितने भी ये बड़े कॉलेजेस और अस्पताल होते हैं वहाँ पर हर तरह के जनरल पेशेंट्स आते हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल एक लोअर क्लास प्लस अपर क्लास दोनों क्लास वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाएंगे। तो आपका नॉलेज में जो है ना बहुत ज्यादा, तो जनरली हमारे बच्चों को ये मालूमात नहीं है। तो अरे जैसे ही 5 साल के बॉन्ड का तस्करा आ गया समझिए आप, अरे साहब 5 लाख का आते, अरे भैया 5 लाख कल हम नहीं करेंगे तो 5 लाख कहाँ देंगे इनको। तो ये समझ के जो है ना उसको आप नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईएसआई कॉलेज का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी कहीं ऊंचा है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बच्चे ईएसआई से डॉक्टर बन के निकलते हैं तो उनका स्टैंडर्ड कुछ अलग ही होता है। ओके तो ये अब इसमें जैसे जनरल कैंडिडेट्स की भर्ती फिर कौन करता है, ईएसआई करता है या ये जो 50% कोटा जो गवर्नमेंट को मिला हुआ है वो करती है अपने हिसाब से? बहुत सही है। देखिए अभी ये जो यानी कोटा है, आईपीएस का जो कोटा है, इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है, उसको जो है ना मेडिकल काउंसलिंग कमेटी वाले जो है ना फिलअप करते हैं। ठीक है। उसके लिए अभी जो एक नोटिफिकेशन आया है 31 मई तक उसका डेड लाइन दी गई है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वेबसाइट ये है कि www.govt.esic.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, ये वेबसाइट ओपन करते ही जो है ना आपको 3 ड्रॉप बॉक्सेस खुलेंगे, जिसमें फर्स्ट जो है एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए ही बच्चे परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि उनको जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो कई लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जो रहेगा उसमें रहेगा कि इंश्योर्ड आईपी नंबर यानी इंश्योर्ड पर्सन का नंबर। तो मैंने आपसे कहा था कि हम इनको पहचान पत्र देते हैं तो उसमें एक नंबर होता है, वो इंश्योर्ड पर्सन का नंबर होता है। जब आप वो यानी फीड कर देंगे तो उसके बाद जो है ना कैंडिडेट का नीट का रोल नंबर पूछेगा, कैंडिडेट के नीट का जो है ना रोल नंबर पूछेगा। जब आप वो फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए वो डालें। जैसे ही आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म किसके लिए है? सिर्फ वार्ड ऑफ आईपी ऑफ ईएसआईसी, यानी ईएसआई के जो इंश्योर्ड पर्सन है सिर्फ उनके बच्चों के लिए है ये। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कार्ड है तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये बच्चों को क्या करना पड़ेगा कि हमारी रीजनल ऑफिस किसी भी स्टेट की हो, जैसे हमारी रीजनल ऑफिस आदर्श नगर में है, तो आदर्श नगर में जो है ना आपको रीजनल डायरेक्टर के पास अप्रोच होना पड़ेगा, जहाँ पर हमारा एक ब्रांच है जिसको कहते हैं बेनिफिट्स ब्रांच। तो बेनिफिट्स ब्रांच में आप जाके जो है ना वहाँ से एलिजिबिलिटी लेटर लेना पड़ेगा आपको। एलिजिबिलिटी लेटर जो है ना रीजनल डायरेक्टर इशू करें। देखिए मैंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये सारी चीज़ें दिल्ली से होती हैं, लेकिन दिल्ली को जाने के लिए आपको यहाँ के पूरे जो है ना वो कंप्लीट करके जाना पड़ता है। जाने के मतलब पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा है। तो जब आप एलिजिबिलिटी लेटर लेंगे तो एलिजिबिलिटी लेटर के लिए कंडीशन ये है कि आप एम्प्लॉयर से पहले लेटर ले लेंगे। एम्प्लॉयर से पहले लेटर लेंगे, भाई ये जो है ना हमारे पास काम करता है और ये जो है ना ईएसआई में कवर्ड है, इसका नंबर सो एंड सो है और ये लाइव है। इसका कंट्रीब्यूशन हमारे पास हर महीना एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। वो उसको जो है ना एम्प्लॉयर उसको कहते हैं हम रिटर्न ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म, आरडीएफ कहते हैं, तो उसमें जो है ना वो पेमेंट करते रहता है। अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो वहाँ पे जैसे ही ये लड़का जाएगा वहाँ पे एप्लीकेशन देगा, देने के बाद में वो लोग जो है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ये सर्टिफाई करता है कि इस कैंडिडेट को जो है ना ये एलिजिबिलिटी दी जाती है क्योंकि इसके
फादर और मदर जो भी है ये ESI में कवर्ड है एंड ही इज एलिजिबल टू टेक सीट इन MBBS इन एनी ESI मेडिकल कॉलेज अकॉर्डिंग टू हिज और हर ऑप्शन। तो ये हो गया ESI का। तो अब इसके बाद में जब ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो ये हमारे हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। जब ऑल इंडिया कोटा MCC फिलअप करेगी तो ESI के वार्ड के लिए एक अलग नोटिफिकेशन जारी करेगी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC। तो उसमें जो है ना फिर आपको जो है ना वेब ऑप्शन डालने पड़ेंगे और उसमें बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। उसमें वेब ऑप्शन डालने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे जो है ना आपके मार्क्स के हिसाब से और आप जो कॉलेजेस को ऑप्ट किए हैं आपकी पसंद का जो कॉलेज है उसके हिसाब से आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें किसी को यानी मायूसी इसलिए नहीं होती कि सीट्स ज़्यादा हैं कैंडिडेट्स कम होते हैं। ओके। कुछ लोगों का एक परेशानी है कि साहब मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ, अगर मेरे को हरियाणा डाल दिया, फरीदाबाद डाल दिया समझिए, यानी फिर कोयम्बतूर डाल दिया मेरे को, तो वो कैसा है इसलिए जो है ना अप्लाई न को। तो ये ऐसा नहीं है, हमारे पास सीट्स ज़्यादा हैं और कैंडिडेट्स डिमांड कम है। तो आप जो यानी मेडिकल कॉलेज को ऑप्ट करेंगे आपको वहीं पर मिलेगा एडमिशन। ऐसा कोई बड़ा। अब इसके बाद जो सीट हमारे पास बच जाते हैं IP की कोटा में जो है ना फिलअप करने के बाद में उस सीट को जो है ना फिर से हम जो है ना मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी फिर जनरल कैंडिडेट से भरते हैं उसको। तो सेकंड जो तरीका आपने पूछा कि भाई ये तो एक तरीका हो गया मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से इंश्योर्ड पर्सन के बच्चों के सीट्स भरने का। दूसरी जो काउंसलिंग का तरीका है अभी 50% सीट्स का, वो हर स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटी जनरल काउंसलिंग में भरती है। तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये उसके लिए इंश्योर्ड पर्सन होना जरूरी नहीं, सबके लिए ओपन है। जैसे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ओपन है, गांधी मेडिकल कॉलेज ओपन है, वैसे ESI भी सबके लिए ओपन है। तो आप उसमें यानी वेब ऑप्शंस डाल सकते हैं। अगर आपके मार्क्स और रैंक जो है ना ESI के बराबर का है, उस स्टैंडर्ड का है, तो आपको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। अच्छा, ये जैसे जो ESI जो कैंडिडेट्स हैं जी, अब इसमें आपने ये हमने जो पूरा प्रोसेस जाना है वो ये प्रोसेस ये है कि जब उनका नीट में नंबर आ गया तो उसके बाद में वो हो जाए। जब बिल्कुल स्टार्टिंग के फॉर्म फिलअप करते हैं और अभी एग्जाम नहीं दिया है तो क्या उस टाइम भी उनको ये फिल करना पड़ता है कि मैं उस कोटे से हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उस कोटे आप नीट अप्लाई कर दिया, अभी जो बात हमारी हुई ना, आप नीट में जो है ना आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन वो आने से पहले ESI जो है ना रजिस्ट्रेशन लेती है। इसलिए कि जो बच्चे एलिजिबल हैं या वो हैं तो उनके लिए जो है ना सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए ना। तो उसको जो है ना लास्ट मिनट में कंफ्यूजन नहीं हो, भाग दौड़ नहीं हो, क्योंकि ऑल इंडिया का मामला है, कोई स्टेट का जो है ना वो नहीं है, तो ऑल इंडिया का है। तो इसीलिए जो है ना अभी जो वेबसाइट जो दी गई है अभी, जिसका मैंने बताया आपको कि government.esic.in, तो उसमें जो है ना जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेंगे तो आप हमारे हेडक्वार्टर्स को जो है ना वो फॉरवर्ड कर देंगे। क्या इन बच्चों की कट ऑफ भी थोड़ी सी इससे मुतासिर होती है? बहुत कम जाती है। और जनरल कैंडिडेट्स की बहुत ऊंची जाती है। हाँ। क्योंकि इक्वल टू गवर्नमेंट के यानी लेवल में जाता है। बिल्कुल। लेकिन इंश्योर्ड पर्सन चूंकि सीट ज्यादा है, हाँ। बच्चे कम हैं, कैंडिडेट्स कम हैं, तो जाहिर है कि डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली लास्ट कैंडिडेट को भी एडमिशन मिलेगा। तो लास्ट कैंडिडेट के मतलब यानी वो हुए कि जो एलिजिबिलिटी, देखिए नीट का एग्जाम होने के बाद, रैंक डिक्लेयर होने के बाद नीट हर साल जो है ना एक क्वालिफाइंग कट ऑफ देता है। नीट क्वालिफाइंग कट ऑफ देता है। जैसे लास्ट ईयर 117 मार्क्स थे, तो जो बच्चा ओपन की बात कर रहा हूँ मैं, रिजर्वेशन जो है ना 423 थी, नहीं वो तो कट ऑफ था, मार्क्स का कट ऑफ था, वो लास्ट है। यानी कौन यानी नीट में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वो उसको कहते हैं एलिजिबल कट ऑफ जो होता है। तो उसमें क्या था, लास्ट ईयर 117 ओपन के लिए था और 93 जो है ना रिजर्वेशन के लिए था। तो ESI में जो भी यानी IPS के कैंडिडेट्स हैं, बच्चे हैं, वो अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में हो सकता है इस साल जो है कम जाए, 110 हो जाए इस साल, तो क्वालिफाई अगर जो हो गए हैं ESI में तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो जितने SC ST OBC कोटे के जो लोग होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा फायदे में ये लोग रहते हैं। बहुत फायदे में, उससे भी बहुत फायदे में। हाँ। क्योंकि देखिए हमारा रिजर्वेशन है, मेरी कॉलेज है। हाँ। मैं हमारे बच्चों को देना चाहता हूँ तो कम से कम जो मार्क्स लाया है, लेकिन क्वालिफाइंग के ऊपर है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाया है, फेल होने वाले को तो नहीं देंगे ना। जो क्वालिफाइंग के नीचे आएंगे उनको तो नहीं देंगे। जो क्वालिफाई हुआ है, अगर जो ओपन कैंडिडेट है IP का लड़का या लड़की, वो 110
अब इस साल का हम पकड़ के चलते हैं और 90 जो है ना हम रिजर्वेशन का पकड़ के चलते हैं। अगर आईपी कोटा में शेड्यूल क्या है, शेड्यूल ट्राइब बच्चा है या बीसीई का बच्चा है तो उसका 90 भी अगर जो लाले रहा मार्क्स तो सीट खाली है तो उसको दे देंगे। हाँ, क्योंकि 110 तो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, फिर उसको उस कोटे का भी फायदा मिलेगा। तो इस एतबार से जो है ना लोएस्ट जो है ना आपका वो रहता है। तो लेकिन शर्त यह है कि आप आईपी के वार्ड होना चाहिए, आपके पेरेंट दोनों में से फादर और मदर वो इंश्योर्ड पर्सन होना चाहिए ईएसआई की तहत, वो कंडीशन। अच्छा, ये जो फॉर्म जो है बड़ा ये टिपिकल फॉर्म है और इसको लेकर आपने जिक्र किया था कि इससे साल भी हो रहा है लोगों का, तो इतना टिपिकल क्यों बनाया जाता है? इसको इजी एक परफॉर्म में क्यों नहीं बनाया? नहीं, क्योंकि जो है ना ये यानी एक तो जो है ना पेरेंट्स की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है जी, तो वहां पर कोई धांधली नहीं हो। हाँ भाई हो सकता है कि जो है ना मैं कोई एम्प्लॉयर हूँ, एक छोटी सी होटल चलाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे आदमी का जो है ना फायदा पहुँच जाए, तो उसमें मैं कोई धांधली ना करूँ। तो उसके जो जितने भी यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके तहत ये फिक्स हो रहे हैं या नहीं है, उसके तहत ये क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं है, वो फॉर्म है। अब मान लीजिए किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, क्या तो उनका बैकग्राउंड टेस्ट कराया जाता है, बैकग्राउंड चेक कराया जाता है? बिल्कुल कराया जाता है ना, बिल्कुल कराया। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उसी को कह रहा हूं मैं। हाँ। जब तक आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमारे रीजनल ऑफिस से इशू नहीं होता, आपको जो है ना हेडक्वार्टर्स में आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। ओके, तो एलिजिबिलिटी के लिए ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि वाकई उन्होंने इंश्योर्ड पर्सन है, अगर है तो कब से का। इसके लिए जरूरी नहीं है कि भाई आप एक महीना पर आप आज रिपोर्ट किए हैं कल से आप इंश्योर्ड पर्सन बन जाएंगे। ओके, स्कीम के तहत कल से आप इंश्योर्ड पर्सन बन जाएंगे। बस उनको वो इंश्योरेंस नंबर जो आइडेंटिटी नंबर है वो एक बार मिल जाना चाहिए और उस रजिस्ट्रेशन उस वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके पास पहचान पत्र होना जरूरी है। हाँ। जब तक कि उसके पास कार्ड नहीं है वो जो है ना इसमें नहीं आएगा। तो अब इसमें एक बार सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद में अब जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके बच्चे उसमें एडमिशन ले लेते हैं, तो उनको और क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं? बस जनरल कैंडिडेट जो डॉक्टर बन रहे हैं ना उनके बराबर ये भी डॉक्टर बनेंगे जी। बेनिफिट्स यही है कि आप ईएसआई में अगर डॉक्टर बनेंगे तो 1 साल के लिए आपको वहां पर काम करना पड़ेगा, आपको सैलरी मिलेगी और आपको जो है ना पीजी के लिए भी आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप वहाँ पे यानी काम करते हुए आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या उसके लिए अलग से एग्जाम दोबारा देना? इंश्योर्ड पर्सन में आएंगे वो भी फिर इंश्योर्ड पर्सन में आएंगे। तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने अभी कहा ना कि बेंगलोर में हमारा जो है ना पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च जो है वहाँ पर जो है ना आपको इजीली पीजी के लिए सीट मिल जाएगी ईएसआई की तहत। ये आपने कई 2 कॉलेज का ऐसा जिक्र किया जो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी माने जाते हैं अपने इस फील्ड में, तो अगर वो इस कॉलेजेस में के लिए ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो क्या इजीली वो कॉलेजेस उनको मिल जाते हैं? हाँ, क्योंकि आप रिजर्वेशन सीट की तहत जा रहे हैं ना, इंश्योर्ड पर्सन रिजर्व, तो वहां पर जो है ना क्या मार्क्स आपके कम भी अगरचे हैं दूसरे जनरल कैंडिडेट से तो आपको जो है रिजर्वेशन के तहत मिल जाएगा। जैसे कि अभी आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब है और बीसीई है, बीसीए है, तो इनको जैसे रिजर्वेशन में मिलेगा वैसे ही ये क्योंकि सीट्स खाली हैं तो जो लोएस्ट मार्क्स भी लाया है तो उसको पीजी मिल जाएगी। ओके, तो अब अगर आपने वो जिक्र किया था कि जैसे ये मतलब अगर वो अपना कोर्स पूरा करने के बाद में वो इसमें नहीं जाना चाहते हैं और उनको 5 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है, और क्या स्टेट्स अलग स्टेट्स में मैंने इस तरह का जिक्र सुना है कि उनको भी एक बाउंडेशन रख दी है कि भाई आपको कोर्स करने के बाद सरकारी कॉलेज में या तो इंटर्नशिप करनी है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए दरअसल क्या है, वो जो जनरल कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, जैसे KNRHS की हम मिसाल ले लेते हैं जिसके तहत हमारा तेलंगाना जो है ना गवर्न होता है, तो यहाँ पर जो है ना इससे पहले अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ देते हैं, ओके, रिपोर्ट करने के बाद 1 महीना पढ़ के आप छोड़ देते हैं, तो उनको जो है ना 3 लाख का हर्जाना देना था, वो एक बॉन्ड लिया जाता था। लेकिन इसमें हो क्या गया, दरअसल कुछ लोग जो है ना उसका भी इस्तेमाल करने लग गए। अभी इस साल मुझे एमबीबीएस की सीट नहीं मिली समझिया, तो मैंने क्या किया, बीडीएस ज्वाइन कर लिया। बीडीएस ज्वाइन करके फिर आने वाले साल नीट लिखा, तो उसमें जो है ना एमबीबीएस के लिए मैं एलिजिबल हो गया। तो मैं क्या है वहाँ से बीडीएस छोड़ के 3 लाख की कोई अहमियत नहीं थी, तो 3 लाख को जो है ना छोड़ दे के वहाँ से रिलीज ले लिया, आके एमबीबीएस ज्वाइन कर लिया। तो इस एतबार से हो ही रहा था कि बीडीएस के सीट खाली हो जा रहे और कॉलेज के लिए प्रॉब्लम हो जा रहा था। तो अभी लास्ट ईयर से मतलब 2022 से KNRHS ने यह रूल लगा दिया कि जो बीच में अपने स्टडीज को छोड़ के निकलेगा वहां से उसको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। ओके, मतलब वो 3 लाख से सीधा 20 लाख का 20 लाख KNRHS को देना पड़ेगा। फिर कॉलेज की टोटल फी देनी पड़ेगी। जो बीडीएस कर रहे हैं आप किसी भी कॉलेज की टोटल फी देनी पड़ेगी और कॉलेज के जो हर्जाना है वो भी भरना पड़ेगा।
ओके। तो इस एतबार से करीब 25-30 लाख के बीच में आया है। तो अब जो है ना ये भाग दौड़ यानी छोड़ के निकलना, भाग जाना, ये अब जरा कम हो गया है, इजी नहीं रहा, इजी नहीं रहा। तो ऐसा ही जो है ना हमारा ईएसआई का भी है, वहां पर 5 लाख का कंडीशन इसीलिए लगाया गया है कि आप 5 साल कर लिए। हमारे को डॉक्टर की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल जो है ना रन होते हैं, हम जो है ना बाहर से डॉक्टर्स को हायर करने के बजाय हमारे बच्चों को जो है ना फायदा, जो हर साल बच्चे आ रहे हैं वो एक साल बाद निकल जाते हैं, पिछले वाले आ जाते हैं, दूसरा बैच आएगा, फिर ऐसा। तो ये बैच आने से जो है ना हमारे हॉस्पिटल भी हरे भरे रहेंगे और हमारे पास जो बच्चे पढ़ के निकले हैं उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और उनको पेमेंट भी होता रहेगा, उनको सैलरी भी मिलती रहेगी। तो इस एतबार से हर एतबार से जो है ना बेनिफिशियल हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है वो बीच में सीट छोड़ देता है अपनी, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जो पीछे जिन लोगों ने मतलब एलिजिबल थे लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाई, तो उन लोगों को आगे बढ़ा के उस सीट को दे दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार काउंसलिंग क्लोज हो गई, देखिए क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट में नहीं डाला जाता नहीं, मतलब तो ये कोविड जो है ना, कोविड आने से पहले हमारा एमसीसी का एक रोल था कि 30 सितंबर को सारे मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन क्लोज कर दिए जाए। लेकिन कोविड आने के बाद से जो है ना वो चूंकि सब यानी ऑन टाइम अब सारी चीजें हो गया मामला, तो उसको जो है ना आगे बढ़ाते गए। तो इस एतबार से, लेकिन इस साल एमसीसी ने कोशिश करके उसको पीछे लाई है और मैं समझता हूँ इस साल जो है ना 30 सितंबर के अंदर क्लोज हो जाएगी। तो एक बार जब 30 सितंबर के अंदर एडमिशन का प्रोसेस क्लोज हो गया तो उसके बाद से जो है ना किसी कैंडिडेट को अब फिर एडमिशन देने के यानी वो नहीं रखते। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर कोई वेटिंग में है उस लिस्ट में आने के लिए, वेटिंग लिस्ट वगैरह कोई नहीं होती है, पूरा भर जाता है। पूरा 30 सितंबर के अंदर जो भी भरना है आपके पास खाली जा रहे हैं सीट्स, वो आप उसको क्लोज कर देना है। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, अगर वो बीच में छोड़ के कोई कैंडिडेट गया तो वो सीट खाली ही रहेगी लास्ट तक। इसीलिए उसके पूरी फीस ली जा रही है। हाँ। उससे पूरी फीस ली जा रही है, फिर कॉलेज की जो पेनल्टी है वो भी लग रही है, फिर यूनिवर्सिटी के 20 लाख रुपए अलग लग रहे हैं। तो इस एतबार तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो हमारे अभी ईएसआई के कैंडिडेट्स हैं, उनको आप मतलब क्या वो एक राय देना चाहेंगे कि इस तरह से उनको गाइड करना चाहेंगे कि अब वो क्या क्या उनको करना चाहिए? देखिए ईएसआई में 2 किस्म के कैंडिडेट्स आ रहे हैं। एक तो जो है ना इंश्योर्ड पर्सन्स के जो यानी बच्चे हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं। तो उनको तो आप मशवरा दीजिए या मत दीजिए, सीट मिलनी है, इसलिए कि हमारे सीट ज़्यादा हैं और बच्चे यानी क्लेम करने वाले कम हैं, तो उनको मिलनी है। लेकिन जो जनरल जो हम 50% जो है ना भरते हैं, जो यूनिवर्सिटी भरती है, KNRUHS भरती है, तो मैं जनरल बच्चों से भी गुजारिश करूंगा कि उस्मानिया और गांधी के इक्वल, अगरचे आप नहीं समझते भी हैं उसको, लेकिन वो उससे ऊंचा है। उस्मानिया और गांधी कॉलेज से भी ईएसआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊंचा है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप जो है ना, हमारे पास जनरली क्या होता है यहाँ पर हैदराबाद में, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि उस्मानिया गांधी उसके इमीडिएट बाद दक्कन मेडिकल कॉलेज डाल देते। रीज़न क्या है? हमारे बच्चों के जहन में एक बात ये बैठी है कि भाई हार्ट ऑफ द सिटी में है, आने जाने में ईजी रहेगा। लेकिन अगर आप ईएसआई को सीट यानी लेते हैं तो उसका जो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसकी जो क्लिनिकल नॉलेज मिलेगी आपको, और वहाँ पर अच्छा फिर वहाँ का फैकल्टी जो है ना क्रीम फैकल्टी है, कि क्रीम से मतलब स्टेट की क्रीम नहीं, ये तो ऑल ओवर इंडिया से जो है ना सिलेक्शन होता है फैकल्टी के लिए। प्रोफेसर वगैरह का जो सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया के लोग आते हैं। तो क्या ये रिटायर्ड डॉक्टर होते हैं? नहीं, इन सर्विस होते हैं। इन सर्विस रिटायर्ड डॉक्टर तो प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर वो प्राइवेट में जाते हैं वो लोग। ये जो है ना इन सर्विस होते हैं और पे स्केल मिलता है इनका, पे स्केल के हिसाब से अपॉइंटमेंट होता है। तो इस एतबार से आपको जो है ना इतना बेनिफिट है ईएसआई में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अभी जो नए खुले हैं उनसे भी ज़्यादा बेनिफिट आपको ईएसआई में मिलेगा। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस यानी तेलंगाना के बच्चों से, कि आप ईएसआई में जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, आईपी कैटेगरी तो आप एलिजिबल नहीं होते क्योंकि आपके पेरेंट जो है ना इंश्योर्ड पर्सन नहीं है। हाँ। और ईएसआई में कवर्ड नहीं है। जो कवर्ड नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरा बच्चा है, समझिए अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं 550, 560, 80 मार्क्स है, तो मैं अपने बच्चे से कहूँगा कि बेटा तो पहले ईएसआई को चले जा, क्योंकि उसका जो है ना स्टैंडर्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी ऊंचा है। तो मैं पर्टिकुलरली हमारे कैंडिडेट से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है ना उस्मानिया गांधी, चूँकि हैदराबाद में है तो पहले इसी को आप करें, उसके इमीडिएट बाद हमारे बच्चे दक्कन आप कर लेते हैं, तो दक्कन के बजाय आप ईएसआई आप कीजिए, उसके बाद फिर दक्कन शादा जो भी है आप उसको कीजिए। क्योंकि 50% कोटा इस में स्टेट का होता है, जनरल कैंडिडेट्स का होता है, 50% ईएसआई का हो जाता है। तो जो 50% के जो कोटा बचता है, या इसमें मतलब स्टेट का कितना दखल होता है फैकल्टीज़ में, हॉस्पिटल की जो
सारी वो फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसमें कितना स्टेट का मतलब इसमें वो होता है? ईएसआई कॉलेज जो है ना, ये टोटली ईएसआई रन करती है। ओके। इसमें स्टेट का कोई दखल नहीं होता है। स्टेट सिर्फ कैंडिडेट आपको अलॉट करेगा, काउंसलिंग में कैंडिडेट आपको अलॉट करेगा, बस इतना ही है। स्टेट का काम इतना ही है, KNRHS का काम इतना ही है कि वो जनरल कैंडिडेट्स में से जो भी यानी ऑप्शन दिया है और जो उसके लिए एलिजिबल है वो ईएसआई मेडिकल कॉलेज को अलॉट करेगा। बाकी का उसके बाद से स्टेट का उसमें कोई दखल नहीं होता है। सारी चीज़ जो है ना ईएसआई मेडिकल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद एमसीसी रूल जो है ना उसको लेकर। ईएसआई के जो हॉस्पिटल्स होते हैं तो क्या ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरह उतने ही फ्री और फैसिलिटीज वाले होते हैं? उससे बहुत ज़्यादा फ्री फैसिलिटीज वाले होते हैं, क्योंकि हम जो है ना गवर्नमेंट का जो है ना आपको क्या कहेंगे फ्री ट्रीटमेंट है। ईएसआई का ऐसा नहीं है ना। ईएसआई में तो हमारा आईपी इंश्योर्ड पर्सन जो है ना वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, चाहे वो 1 रुपया ही देता हो, लेकिन वो हकदार हो गया। मेरा 1 रुपया लगा हुआ है, मेरे को आप ट्रीटमेंट में कोई नीचे ऊपर नहीं कर सकते। तो ईएसआई में जो है ना जो फैसिलिटीज इंश्योर्ड पर्सन को मिलती है, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो उसका जो है ना इंशाल्लाह मैं कभी किसी दिन जो ना ईएसआई स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे तो बहुत तवील स्कीम है। अगर हो सका तो मैं हमारे कुछ ऑफिसर्स और तो अभी ये जो ईएसआई के जितने भी आपने कॉलेज बताए 8-9 कॉलेज जो हैं, 5-6 तो आपने बताएं कि फुल हैं एकदम, और कुछ गवर्नमेंट से हम लोग जो है ना आपने लिया अफिलिएट किए हुए हैं। तो अभी ये जो कॉलेजेस हैं इसमें काउंसलिंग ये कब से शुरू हो जाएगी, कब से इसमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा? देखिए एडमिशन प्रोसेस हमारा तो अभी से शुरू हो गया है। ओके। हालांकि नीट का अभी डिक्लेरेशन नहीं आया, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो अब पहले हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, इंश्योर्ड पर्सन के जो बच्चे हैं उनको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना है, लेके उसको जो है ना हेडक्वार्टर से फॉरवर्ड करना है। जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी नोटिस जारी करेगी अलॉन्ग विथ ऑल इंडिया कोटा, एक्चुअली ओनली फॉर ईएसआई वार्ड्स, ईएसआई के जो आईपीएस के जो वार्ड्स होते हैं उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है। तो उसमें फिर आपको जो है ना वेब ऑप्शन डालने होंगे अपनी पसंद की कॉलेज की। तो जहां पर भी आपका पसंद का कॉलेज है वहां पे सीट खाली है तो आपको वहीं पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, या नहीं तो फिर दूसरी कॉलेज में एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी ईएसआई में जितने भी लोग आते हैं जो इंश्योर्ड पर्सन होते हैं उनको खुद को तो बेनिफिट मिलता है कि उनको सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो फ्री और सारी फैसिलिटीज उनको मिलती है। उसके अलावा उनके बच्चों के लिए भी अब ये कोटा हो गया है। अच्छा, खाली फ्री ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती, ओके, हम कैश बेनिफिट भी देते हैं। तो कैसे कैश बेनिफिट देते हैं? कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल जो है ना कोई इंश्योर्ड पर्सन है समझिए, वो बीमार हो गया 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए बीमार हो गया, तो वो अपनी डिस्पेंसरी को जाएगा। ईएसआई की हमारी हर जगह डिस्पेंसरी फैली हुई है, तो अगर डिस्पेंसरी में उसका इलाज नहीं है तो वो हॉस्पिटल को रेफर करेंगे। अब हॉस्पिटल हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक ईएसआई रन हॉस्पिटल है सनत नगर में, और एक हमारा नोडल हॉस्पिटल है यहाँ पर नाचाराम में, मॉडल हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं। तो मॉडल हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, ओके, और ईएसआई का जो हॉस्पिटल है हम रन करते हैं। तो वहां पर जाएगा, ट्रीटमेंट लेगा, और इस ट्रीटमेंट के बीच में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन जो भी है इंश्योर्ड पर्सन को 1 रुपया अपने जेब का खर्च नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो इनपेशेंट ही क्यों ना हुआ हो। ओके। और इस बीच में एम्प्लॉयर उसको कोई सैलरी नहीं देगा, इसका पेमेंट जो है ना हम देंगे, जितना भी वो लीव लगाया है ना वो पेमेंट जो है ना ईएसआई देगा। अब फिर लेडीज फीमेल इंश्योर्ड वुमेन जिसको हम कहते हैं उनको जो और एक एडिशनल बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट, जब वो यानी उनकी यानी वो होती है जचगी होती है तो उनको जो है ना 84 दिन हम जो है उनको और उनके बच्चे के लिए उनका जो डेली वेज है उसका जो वर्कआउट करके हम जो ना रेट बनाया है उसका डबल द बेनिफिट उनको देते हैं, और वो काम पे नहीं जाएंगे। जो खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं आप जो चाहे आप ले लीजिए। ओके। आपका एक तो जो है ना डिलीवरी फ्री हो जाएगी हमारे हॉस्पिटल में, डिलीवरी फ्री। अच्छा, कभी किसी मुकाम पे ऐसा होता है कि आपको जो है ना ईएसआई हॉस्पिटल या यानी वो मैटरनिटी के लिए जो ना फैसिलिटी करीब में नहीं है, हाँ। तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करा सकते हैं, करा के फिर आके उसका जो है ना रिएम्बर्समेंट आप ले सकते हैं। ओके। ऐसा भी, तो आपको मेडिकल बेनिफिट के अलावा कैश बेनिफिट भी मिलेगा ईएसआई में। कभी किसी जो है ना ड्यूरिंग सर्विस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, okay. आपका कोई हार्ट चला जाता है, पैर ज़ाया हो जाता है, तो हम उसको परमानेंट डिसेबिलिटी के तहत ज़िंदगी भर के लिए पेंशन देंगे।
कितनी जितनी उनकी सैलरी होती है, जितना उनकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। मिसाल के तौर पर मैं 100 रुपये कमाने के काबिल था, मेरा हाथ कटने की वजह से 50 रुपये का काबिल रहेगा, मैं 50 रुपये नहीं कमा सकता, तो वो 50 रुपये पेंशन मिलेगा, फिर आप काम कर सकते हैं, आप अपना काम है। लेकिन ये 50 रुपये आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा, जिंदगी भर, आप जब तक मरते नहीं, जब तक कि आपको पेंशन, इसको कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, ओके, ये मिलेगा। और फिर आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर है हमारे, तो वहां पे जो हम उनको भेजा के जो है ना, जितना हाथ कट गया था उसका आर्टिफिशियल हाथ डला देंगे उसको, ओके। ये सही का जो है ना बेनिफिट है। अब ऐसे ही जो है ना, यानी काम करते करते कोई अगर मर गया है तो उनकी जो फैमिली होती है, लीगल डिपेंडेंट जो होते हैं, उनको डिपेंडेंट बेनिफिट दिया जाएगा। उनकी बीवी जो होती है, पत्नी जिसको हम कहते हैं, वो शादी करने तक, दूसरी शादी करने तक या मरने तक उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और क्या उनके जो बच्चे रहेंगे, लड़के या लड़कियां जो भी रहेंगे, जो मेच्योरिटी 18 ईयर्स के नहीं होते, जब तक उनको बेनिफिट मिलेगा, उनके माँ बाप को बेनिफिट मिलेगा इंश्योर्ड पर्सन के। ये डेली यानी मतलब ये मंथली वजीफे के रूप में मिलेंगे, यानी पेंशन के रूप में मिलेंगे, जिसको हम डिपेंडेंट बेनिफिट कहते हैं। और इस बीच में अगरचे जो है ना कोई बच्ची या बच्चा जो है ना इंसेन है, समझिए इंसेन मतलब यानी जो दिमागी तौर पे सही नहीं है, बीमार है, मंद बुद्धि है जिन्हें कहते हैं, मंद बुद्धि जिसकी है, तो उसको भी जो है ना जिंदगी भर के लिए डिपेंडेंट बेनिफिट का पेंशन देते रहे। ओके, तो इतने सारे बेनिफिट्स के से क्या लोग वाकई मतलब उनको पता होता है, जागरूक होते हैं वो इतने सारे बेनिफिट्स? नहीं होते हैं और इसकी कमी है। तो हमारे डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह करके लोगों में जागरूकता लाए। और कंपनीज जो है उनको भी, जो जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में, वहाँ पर भी जो है ना हमारे वो होने चाहिए, क्या बोलेंगे आप, सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए लोगों को जो है ना। अल्लाह कुछ ट्रेड यूनियंस वगैरह हैं, उन लोगों के पास जो है ना हमारा डिपार्टमेंट पहुँचता है और ये सारी चीज़ें कराता है, चलते हैं। लेकिन जितनी आनी चाहिए, देखिए चूँकि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो इसकी पब्लिसिटी नहीं है। अगरचे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता, प्रॉफिट अर्निंग अगरचे होता, तो हम जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज करते, लोगों में मालूम रहता। चूंकि ये एक डिपार्टमेंट है और फ़ायदा पहुंचाता है, तो जो लिमिटेड यानी जो कवर्ड हैं उन्हीं की हद तक जो है ना ये पहुंच रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जनरल लोगों में भी जो है ना ESI के बारे में पूरी नॉलेज आ जाए, ताकि जो लोग कवर्ड होने से बच रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बचते हैं, अरे वही कहाँ लगा लेंगे, वो हम काईकू को भी यानी पेमेंट करना, क्योंकि 2 किस्म का पेमेंट होता है इसमें, कंट्रीब्यूशन इंश्योर्ड पर्सन की सैलरी से भी कटता है और एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से भी डालना पड़ता है। तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भैया इसको सैलरी दे रहा हूँ तो भाई इसकी EMI कहाँ से भर लेते बैठूंगा, लिहाजा अनजान हो जाओ। लेकिन जब हमारे ऑफिसर जाते हैं वहाँ पे इंस्पेक्शन वगैरह होता है, तो वो फिर जो है ना कवरेज में ज़बरदस्ती लाना पड़ता है उनको। तो बजाय उसके अगर ये सारे बेनिफिट्स हमारे अगर उन लोगों को मालूम हो जाए तो वॉलंटरली वो खुद आगे आना शुरू। तो PF में और इसमें क्या हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, PF जो है ना सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। PF में आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पेंशन के रूप में पलटा के दे दिया जाता है। ESI में ऐसा नहीं है। ESI में आपका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको एम्प्लॉयमेंट पीरियड में जो आपको मेडिकली यानी सपोर्ट मिलेगा, आपको कैश बेनिफिट का सपोर्ट मिलेगा, और जितने भी मैंने बताया है कि आपको जैसे मैटरनिटी बेनिफिट है, डिपेंडेंट बेनिफिट है, कैश यानी परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट है और टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट, ये सारी चीज़ें आपको कैश बेनिफिट भी मिलेंगे। ओके, तो मुझे लगता है कि ESI का जो आज का टॉपिक है हमारा, इसको लेके बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाएंगे अगर ये प्रोग्राम को पूरी तरह से देख लेते हैं। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूं कि मुझे भी उस तरह की जानकारी नहीं थी कि ESI में इतनी सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं, और खासकर जो कोटा होता है ESI का, वो तो उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है बच्चों। पर्टिकुलर ये नहीं होने की वजह से ही कई बच्चे जो है ना लास्ट ईयर सीट खो चुके हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं एक्चुअली इसका जो है ना इस्तेमाल करते हैं, करके जो है ना बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, करके बहरहाल वो अपने जो भी हरबे है इस्तेमाल करेंगे। अब उनको भी नॉलेज नहीं ये ESI के बारे में, क्योंकि ये भी एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, ESI का भी बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है कि किसी दिन जो है ना ESI के लिए एक्सक्लूसिवली हम एक प्रोग्राम रखेंगे, तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है ना और लोगों में जागरूकता आ जाए। तो फिर हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट को सेमिनार भी ना करना पड़े, मुंसिफ टीवी का ही प्रोग्राम देखें। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये ESI क्या है, ESI का कोटा क्या है,
किस तरह से इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है। मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी मुंसिफ टीवी के ज़रिए आपको पहुंच गई होगी। और हमारे जो गेस्ट हैं आज के अब्दुल रब आरिफ साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ESI जो बेनिफिट्स हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन हैं उनको इसमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, इसके अलावा उनके बच्चों को क्या क्या इसमें फ़ायदा मिलता है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो मैं एक बार फिर से मुंसिफ टीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपने मेज़बान मोनिस अनवर को भी दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।